हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सिंजेस। सो हमारा टॉपिक चला था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने माइटोसिस पे ऑलरेडी सारा चीज़ें पढ़ ली है। माइटोसिस पे कई सारे वीडियोस हैं हमारे, उन वीडियोस को आप लोगों ने होपफुली देखा होगा, काफ़ी कुछ वहाँ से हमें समझने को मिला। देन आज के वीडियोस है या अपकमिंग वीडियोस जितने भी हमारे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगे, इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग मियोसिस। माइटोसिस हो गया हमारा, मियोसिस अब हमें पढ़ना है। मियोसिस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा माइटोसिस से। एंड आई होप कि आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मियोसिस और माइटोसिस में सिमिलर रहेंगी। जैसे मियोसिस दो पार्ट्स में होता है, दो टाइप के डिवीजन होते हैं यहाँ पे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा ही है। मियोसिस 2 में वही सारे इवेंट होंगे जो माइटोसिस में हो चुके रहे हैं। तो अगर माइटोसिस ही हमने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो मियोसिस पढ़ने में, मियोसिस समझने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो उन वीडियोस को ज़रूर से देखिए, वहाँ से जो भी कंसेप्ट है उन चीज़ों को क्लियर करके फिर तभी मियोसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मियोसिस होता कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, मियोटिक टाइप का डिवीजन होता कहाँ पे है? माइटोसिस तो हमने देखा कहाँ कहाँ होता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। बट मियोसिस स्पेसिफिकली कहाँ होता है? तो हमारे बॉडी सेल्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी के सभी सेल्स को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा हमारा सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स। सेकेंड टाइप है हमारा जर्म सेल या जर्मिनल सेल बोलते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप सेल्स क्या है हमारा, जर्म सेल्स या जर्मिनल सेल्स। ये वही सेल्स हैं जो मियोसिस करके क्या बनाएंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन कराएंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कराएंगे। इन सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। ये सेल्स मियोसिस के बाद क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ये सेल्स मियोसिस के बाद गैमेट्स बनाएंगे। फिर सोमैटिक सेल्स क्या है, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स। वो सेल्स हमारे किस में आएंगे, सोमैटिक सेल्स में आएंगे। ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, ये सेल्स हमारे क्या कहलाएंगे, सोमैटिक सेल्स कहलाएंगे। और ये जर्म सेल्स कहाँ पाए जाएंगे, ये जर्म सेल्स आएंगे हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज के सेल। नाम सुना होगा टेस्टिस और ओवरी का, जब हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं यानी टेस्टिस और ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर, सेल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम की बात करते हैं। टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम एंड ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम। इन्हीं सेल्स में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक या मियोसिस एक ही बात है, मियोटिक बोले या मियोसिस बोले, मियोसिस डिवीजन होगा। इसके बाद से क्या बनाएंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन कराएंगे। फिर मियोसिस इंश्योर्स, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, मियोसिस इंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल, वेयर एज माइटोसिस री इंश्योर्स वेयर एज फर्टिलाइजेशन क्या करता है, वापस से हमारा डिप्लॉयड फेज लाता है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, Meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle of a sexually reproducing organism, whereas fertilization restore diploid phase. Meiosis haploid phase को लाता है, Meiosis हेल्प करता है haploid phase को लाने में। फिर फर्टिलाइजेशन वापस से डिप्लॉयड फेज को लाता है। इस लाइन का मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा हमारा, कि मियोसिस के बाद जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे मियोसिस हुआ वो सेल्स तो हमारे डिप्लॉयड थे, यानी 2n वाले सेल्स थे। मियोसिस के बाद स्पर्म बना या ओवम बना, तो ये सेल्स हमारे गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, n। अब कुछ इस तरह एक मेल गैमेट आया होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट हैप्लॉयड होगा, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड होगी। ये क्या हुआ, मियोसिस के थ्रू बना। इनके बीच में क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, इनके बीच फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जो सेल हमारा बनेगा वो क्या होगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बना, जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, 2n कंडीशन में होगा, यानी डिप्लॉयड होगा। तो यही इस लाइन का मतलब था कि मियोसिस किस में हेल्प कराता है, हैप्लॉयड फेज को लाने में हेल्प कराता है किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। वेयर एज फर्टिलाइजेशन क्या रिस्टोर कराता है,
फर्टिलाइजेशन वापस से डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर कराता है। एनसीईआरटी आप लोग अपने साथ रखिए। यहाँ पे एनसीईआरटी में नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चल चुका है कि मियोसिस होता कहाँ पे है। फिर यहाँ पे दिया गया है मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, that is meiosis 1 and meiosis 2, but only 1 cycle of DNA replication। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पर कि यहाँ पे हम इसे कैसे बोल सकते हैं। मियोसिस में न्यूक्लियस डिवीजन 2 बार होता है, यानी न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन भी 2 बार होता है, तभी तो 4 सेल्स बनते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 2 बार सेल डिवीजन होगा तभी तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 सेल्स बनते हैं, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4। यहाँ पे एक बार मियोसिस हुआ होगा, यहाँ पे एक और बार मियोसिस हुआ होगा। एंड रिजल्ट मियोसिस का होता है 4 सेल्स बनते हैं। बट कैरियोकाइनेसिस 2 बार हुआ यहाँ पे, यानी कि सेल का न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड किया। साइटोकाइनेसिस भी यहाँ पे 2 बार हुआ, यानी सेल का साइटोप्लाज्म भी 2 बार डिवाइड किया तो 4 सेल्स बने। बट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो रहा है, यानी सेल इंटरफेज से सिर्फ एक ही बार पास कर रहा है। इंटरफेज में ही तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता था, इंटरफेज के एस फेज में ही तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता था। इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1, S, G2, G0 भी होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है इंटरफेज वाले वीडियो में। बट हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में होता है, यानी सेल इंटरफेज से पास करता है, वहाँ पे अपना डीएनए रेप्लिकेट किया सेल ने, वापस से मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है, जो कि हमारा एस फेज में होता है। बट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक और फेज आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1, देन इंटरकाइनेसिस, देन मियोसिस 2। यानी इंटरकाइनेसिस कहाँ आता है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के। मियोसिस 1 से पहले कौन सा फेज आया होगा? इंटरफेज आया होगा, सबसे पहले इंटरफेज आया होगा, फिर एम फेज आया होगा, यानी मियोसिस हुआ होगा, फिर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक अलग से फेज है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस को हम लोग इंटरफेज क्यों नहीं बोल देते हैं? होता तो इवेंट यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी सेल अपने आप को क्या कर रहा होता है? प्रिपेयर कर रहा होता है मियोसिस 2 के लिए। इंटरफेज में भी क्या कर रहा होता है? सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है मियोसिस के लिए। फंक्शन तो वही हो रहा है, बस एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इंटरफेज में सेल अपना जेनेटिक मटेरियल यानी अपने डीएनए को भी रेप्लिकेट करता है, अपना डीएनए भी डिवाइड करता है। बट इंटरकाइनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, कैरियोकाइनेसिस 2 बार होता है, एक बार यहाँ होगा मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। साइटोकाइनेसिस 2 बार होगा, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। बट डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, जो कि कहाँ होगा? इंटरफेज में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? यही पॉइंट था हमारा सबसे पहला पॉइंट कि कैरियोकाइनेसिस एक बार, साइटोकाइनेसिस एक बार, कैरियोकाइनेसिस 2 बार, साइटोकाइनेसिस 2 बार, बट डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार। फिर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, मियोसिस और माइटोसिस के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मियोसिस ज़्यादा टाइम लेता है, मियोसिस का प्रोफेज काफ़ी लंबा होता है। मियोसिस टाइम ड्यूरेशन वाइज ज़्यादा टाइम लेता है डिवाइड करने में। माइटोसिस तो हमें पता है यूजुअली क्या होता है, कोई सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है, इसमें से 23 घंटे वो क्या होता है? इंटरफेज में होता है, बचे हुए 1 घंटे में वो अपना माइटोसिस यानी सेल डिवाइड कर लेता है। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। कई बार तो मियोसिस 20 to 30 ईयर्स, जैसे ह्यूमन में वर्टिब्रेट्स में क्या करते हैं, फीमेल्स में मियोसिस क्या है, लगभग 20 to 30 ईयर्स बाद कंप्लीट हो पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में एक स्पेसिफिक फेज़ आता है। प्रोफेज 1 भी कई सारे फेजेस में डिवाइड होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में सेल अरेस्ट हो जाता है। सेल अरेस्ट हो जाता है कब तक? फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी सेल लगभग 20 to 30 ईयर्स वेट करता होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तब जाके उसका मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मियोटिक डिवीजन टाइम वाइज काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू माइटोसिस। उसका एग्जांपल मैंने क्या बताया? सबसे लंबा कहाँ दिखा गया हमें? ह्यूमंस में देखा गया, जहाँ फीमेल्स में 20 to 30 ईयर्स
तक सेल को वेट करना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बाद ही उसका मियोसिस कंप्लीट होता है। देन सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, मियोसिस इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड इन एस फेज। सेकंड पॉइंट्स क्या है, ये भी मैंने साथ में डिस्कस कर दिया कि मियोसिस कब इनिशिएट होता है, जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके क्या बना लेता है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें पता है क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होती हैं। ये कब डिवाइड करता है, एस फेज में। तो सेकंड पॉइंट में यही चीज़ दिया गया है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। बहुत लोगों को इस पॉइंट में क्या होता है, डाउट आता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये टर्म हम लोग 12th में जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जेनेटिक्स में ये टर्म बहुत बार यूज़ होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। बट यहाँ पे भी बात किया गया कि मियोसिस में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, पेयरिंग होता है, पेयरिंग के बाद इनके बीच रिकॉम्बिनेशन होता है। अब धीरे धीरे हमारा मियोसिस का कंसेप्ट और ज़्यादा डीप होते जा रहा है और ज़्यादा डिटेल स्टडी स्टार्ट हो रही है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सबसे पहले देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम अभी बनाया है, वापस से ड्रॉ करते हैं इसको। ये कोई क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम्स हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम इसे कब बोलेंगे, हमें पता है किसी भी सेल में क्या होता है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम का क्या होता है, एक और पेयर होता है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक कहाँ से आया होता है, फादर से आया होता है, एक मदर से आया होता है। दोनों क्रोमोसोम कैसे होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, सेम जीन्स होते हैं। इन क्रोमोसोम का सेम साइज़ होता है, बट एलील्स अलग हो सकते हैं। अब एलील्स, जीन, ये सब चीज़ हम लोग 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। 12th में क्या है, अगर हम क्या बात करते हैं जेनेटिक्स में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एलील्स क्या होते हैं, जैसे हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी ही हो, ये कैपिटल टी भी हो सकता है, दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। बट इन क्रोमोसोम पे ये जीन क्या होगा, जीन सेम होगा, उसके एलील्स अलग हो सकते हैं। यानी क्रोमोसोम के इस लोकाई पे, इस लोकेशन पे हाइट का ही जीन होगा, इसमें भी, इसमें भी, बट वो हाइट का जीन टॉल के लिए भी कोड कर सकता है, ड्रॉप के लिए भी कर सकता है। यानी एलील्स अलग हो सकते हैं, जीन सेम होगा। इसलिए होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलता है सेम जीन, सेम साइज, सेंट्रोमियर का पोजीशन इनमें सेम होता है, बस एलील्स अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अलग हो ही हो, हो सकता है यहाँ पे भी कैपिटल टी ही हो। तो ये क्या हुआ हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन विच वी गेट फ्रॉम आवर फादर एंड वन विच वी गेट फ्रॉम आवर मदर। यही क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस में क्या होता है, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होता है, यानी ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं। फिर जुड़ने के बाद क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों क्या करते हैं, अपना क्रोमोसोम आपस में, अपने जीन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन के बाद इसका कुछ पार्ट इसके पास चला जाएगा, इसका कुछ पार्ट उसके पास आ जाएगा। यानी जो कलर मैंने 2 कलर से बनाया है, कुछ ब्लू वाला इसके पास आ जाएगा, कुछ ब्लैक वाला उसके पास चला जाएगा। आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, जब एक्सचेंज हो चुका होगा इनके बीच, तो देख सकते हैं हम लोग क्रोमोसोम के कुछ पोर्शन में क्या आ गया, एक्सचेंज हो गया, यानी रिकॉम्बिनेशन हो गया, थोड़ा सा इधर का उधर चला गया, उधर का इधर। तो ये कब होता है, मियोसिस में ही होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, दोनों के बीच में क्रोमोसोम का एक्सचेंज होना ही रिकॉम्बिनेशन है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, 2 सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम, एक फादर से आया हुआ, एक मदर से आया हुआ। अब वापस से क्या हो गया, एक सेल में वापस से एक पेयर प्रेजेंट हो गया, फिर से अब मियोसिस होगा तो
ये एक गैमेट में चला जाएगा, ये एक गैमेट में चला जाएगा। अब वो गैमेट कौन सा होता है वो तो डिपेंड करेगा, यानी मेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट होगा, वो तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा। बट पेयरिंग हुआ, एक्सचेंज हुआ, वापस से क्रोमोसोम क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे क्या कि मियोसिस में हमें तीनों पॉइंट्स देखे। अब हमें क्या देखना है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में डिफरेंस, वहाँ पे भी कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में डिफरेंसेस। काफ़ी चीज़ें यहाँ से हमारी क्लियर होती चलेंगी आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में जानेंगे। बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि मियोसिस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। ओवरऑल मियोसिस को ही हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, बट अलग अलग फेजेस देखें तो इसे हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन। एक और नाम है इसका हेट्रोटिपिक डिवीजन। एक और नाम क्या है इसका, हेट्रोटिपिक डिवीजन। और इसे क्या बोलेंगे, इसको हेट्रो बोला तो इसे हम लोग बोलेंगे होमोटिपिक डिवीजन। अब इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं या इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, ये तो काफ़ी क्लियर हो गया। अगर माइटोसिस देखा है तो वहाँ पे पता चल गया होगा कि इसको इक्वेशनल क्यों बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर जितना था उतना सेल डिवीजन के बाद भी उतना ही सेम क्रोमोसोम नंबर होगा। बट मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम के थ्रू देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। फिर यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करते। क्रोमोसोम का डिवाइड करना हम लोग कब बोलेंगे, क्रोमोसोम का डिवाइड करना तब हम लोग बोलेंगे जब ये क्या है, क्रोमोसोम अगर मैंने ये इसको क्रोमोसोम एज्यूम किया तो जब तक सेंट्रोमियर अलग नहीं होता, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स जब तक अलग नहीं हुए तब तक हम लोग इसे क्रोमोसोम डिवाइड करना नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। अभी बताया मैंने होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, यानी कोई सेल एक है, किसी सेल में होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी दो सेल नए बनेंगे, दोनों में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड कर चुकी होंगी, यानी 4 अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिसे हम बाद में क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं जैसा माइटोसिस में किया था, यानी 4 अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड करती हैं। काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना हमें। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर ही डिवाइड कर जाता है, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स ही सेपरेट कर जाएंगी। तो क्रोमोसोम डू नॉट डिवाइड, ओनली होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। क्या पॉइंट है हमारा, क्रोमोसोम डू नॉट डिवाइड, ओनली होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। सेपरेट बोले या सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन का मतलब भी क्या है, सेपरेशन ही है। सेग्रीगेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि 12th में बहुत बार, ये 12th के जेनेटिक्स चैप्टर में सेग्रीगेशन वर्ड बहुत बार यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे सेग्रीगेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स से डिवाइड कर जाएंगे, यानी डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हुई हैं। अब सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ तो उसी के साथ क्या हुआ, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अलग अलग हो जाएंगी, यानी एट द एंड 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें मिल जाएगी, जो कि 4 डिफरेंट सेल्स में पहुँच जाएगा।
सो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कैसे होता है वो सब हमने माइटोसिस में पढ़ा है, इसीलिए तो बोलते हैं कि मियोसिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस जैसे ही होता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। पेयरिंग ऑफ homologous chromosome and recombination between them। पहले तो पेयरिंग हुआ होगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, उसके बाद ही तो सेग्रीगेशन होगा। पहले क्या हुआ होगा, पेयरिंग हुआ होगा इनके बीच में, जैसा अभी थोड़े पहले डायग्राम बनाया था। फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, यानी दोनों ने अपने क्रोमोसोम्स के पार्ट को एक्सचेंज किया होगा। उसके बाद क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगी। तो यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। मियोसिस 2 में क्या इवेंट हो रहा है, मियोसिस 2 में एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, यानी 4 सेल्स बन जाएंगे। सब में क्या होगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। यानी पहले कैसे सेल थे, डिप्लॉयड थे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। एट द एंड क्या होगा, 4 सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स रहेंगे ये। और साथ ही साथ ये सभी सेल आपस में जेनेटिकली अलग होंगे और जिस मदर सेल से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा उससे भी अलग होंगे। क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड that differ genetically from their mother cell and each other। 4 haploid cells are formed which differ from each other and their mother cell। ये चारों सेल आपस में भी अलग होंगी और अपने मदर सेल से भी अलग होंगी। तो हमने बेसिक देख लिया मियोसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और भी एनसीईआरटी में दिया गया कि मियोसिस 1 को 4 फेजेस में करते हैं, यानी 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 को भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इन चीज़ों को यानी एक एक फेज़ को हम लोग अलग अलग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या था, हमने एक बेसिक नॉलेज लिया मियोसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन सेल्स में मियोसिस होता है, मियोसिस का एंड रिजल्ट क्या क्या आता है, कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए गए थे उनको डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस को अलग से मियोसिस 1 स्टार्ट करेंगे, मियोसिस 1 का प्रोफेज पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।